स्वप्नगतस्पर सूनुनिमित्तं कस्मलमाप्तवतीमधिचित्तं हेतुमदशतुषामि दिवाणु पीड़कुठौरति वैद्य जिठाणु। गीत दे रहा हूँ तो संदेश दे रहा हूँ भाई। अब यहाँ वही है साहब तो किताबो उड़ी आ जाओ इथे आखर दो अर्थों को समूह रसों को सुचंद प्रबंध विधाना मंगल काकर नेरे विनायक बंधन वाणी हृदय ध्यान। संदेश आ रहा उसमें नहीं जो रचनाएं जितनी मेरी होंगी उसमें संदेश होगा एक से सुलट उलट करणी यह माया शैलज मूरख समझ न पाया। हेलो हाय नमस्कार पहला मैं हूं विमल सती। हेलो कुमाऊं के आज के कलमकार स्तंभ में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व से आपको मिलाने जा रहे हैं जिनकी बहुत सी रचनाएं हैं और जो अभी भी रचनाधर्मिता से जुड़े हुए हैं। इस उम्र के इस पड़ाव में भी कुमाऊनी रामायण रूपांतरण, लुप्तोदय स्वर समग्र राग व्याकरण, पूर्ण राग संरक्षण नव प्रकल्पन, सिद्धदात्री माँ दूनागिरी, कुमाऊनी होली, उर्मिला मंगलम, श्री राम विजय स्तोत्रम। ये रचनाएं हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिन्हें हम आज आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं, श्री डॉक्टर विशंबर बिशन दत्त जोशी सैलज, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद सतीश जी आपका। धन्यवाद हमारे हेलो कुमाऊं के साथी मित्रों। सादर नमस्कार आप सब लोगों को। मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे जैसे कलमकारों को बुला करके आगे बढ़ाएंगे और अपनी भी उन्नति करेंगे। हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे बीच हैं। हम आपका स्वागत करते हैं हेलो कुमाऊं की पूरी टीम की ओर से कलमकार स्तंभ में। अपनी बोली भाषा में सृजनात्मकता के साथ, सकारात्मकता के साथ अगर कोई सृजन किया जाता है, कोई कार्य किया जाता है तो वो सबके लिए स्तुत्य हो जाता है। रामायण का रचना करना एक स्तुत्य कार्य कहा जाएगा। सबसे पहले हम और हमारे साहित्य अनुरागी दर्शक जो जानना चाहते हैं कि आपने कहाँ से अपने लेखन की शुरुआत की और ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली लिखने की? मेरा बालपन बहुत कष्टमय बीता है। पारिवारिक जनों का बिछोह, पिताजी का अस्तमय मर जाना और मेरी पढ़ाई का जो है वो प्राइमरी के बाद छूट जाना। फिर मेरे पास घर में कुछ पुस्तकें थी, रामायण था, कई चीज़ें थी और मेरा पठन पाठन भी रामायण से शुरू हुआ था। और फिर मेरे लिए प्रेरणादायक जो बने वो यहाँ रघुदत्त खुलवे जी एक हुआ करते थे हरेज नवेश इलनौला में। उनका ये था कि कक्षा 5 से लेकर 8 तक 8 फेल, 10 फेल, 12 फेल जितने बच्चे हैं मतलब वो यहाँ से पास करें और उनको पूरा मान्यता प्राप्त होगा। तो मैंने वहाँ से जो है साहित्य अलंकार का प्रशिक्षण शुरू किया और 3 साल का था। उसके बाद साहित्य में उन्होंने कहा आप गद्य लिखिए। उनका विचार था कि ये गद्य लिखेगा तो पैसा अच्छा कमाएगा इसमें। तो मैंने कहा अगर मैं साहित्य गद्य में ठीक हूँ तो मुझे पद्य लिखना चाहिए। आपके पद्य कम है, मेरे कमजोर है, मेरा पद्य क्यों नहीं ठीक करूँ मैं? तो मैंने पद्यों में अच्छी बात, अपनी बात को और स्पष्ट कर सकता हूँ। तो मुझे गुमानी जी का कुछ संदर्भ मिल गया। तो उनके संदर्भ में उन्होंने एक उदाहरण दिया अभिमन्यु वध का, कि उन्होंने घेर करके मार दिया था उसको। तो अर्जुन विलाप करने लगे तो भगवान कृष्ण ने कहा स्वप्नगतस्पर सूनुनिमित्तं कस्मलमाप्तवतीम अधिचित्तं हेतुमदशतुषामि दिवाणु पीड़कुठौरति वैद्य जिठाणु। हाँ, मैंने कहा तो शब्दबद्ध हो रहा है, पीड़कुठौरति वैद्य जिठाणु। इस 3 चरणों को चरण पूरा कर रहा है। कभी गुमान जी इस पत्र को दिया, मेरी ये प्रेरणा बनी कि मैं इसमें संगीत को जो है साहित्य को, अपने लोक साहित्य को मैं कुमाऊनी में लिखूँ। जब इतनी सशक्त कविता बन रही है और छंदबद्ध हो रहा है तो आप इसको और छंद मेरा प्रिय विषय था, तो लेखक प्रशिक्षण में भी तो मैंने संगीत शास्त्र का अच्छा पूरा अध्ययन किया और उसके बाद मैंने जो है ये रामायण लिखनी शुरू की। पहले मैंने सवैया लिखा, आखर दो अर्थों को समूह रसों को सुचंद प्रबंध विधाना मंगल काकर नेरे विनायक बंधन वाणी हृदय ध्यान। वर्णानाम मत संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। इसका अनुवाद मैंने आपने शुरू किया। आपने जो आपका साहित्यिक अवदान है, हाँ, साहित्य के क्षेत्र में जो भी आपका अवदान है, तो ऐसी कौन सी रचनाएं हैं जिसने साहित्य में श्री वृद्धि की है? वो रचनाओं के बारे में आपने बताइए। 204 में मैंने साहित्य प्रभाकर किया। संगीत तो मेरा 8, 9, 10, 12 का तो मेरे पास अध्ययन था, उसको मैंने सीखा, हारमोनियम वगैरह सीखी मैंने, तबले वगैरह बजाने की थोड़ी बहुत विधियाँ सीखी। मतलब वो अकेला था इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाता था। अकेला मैं हारमोनियम बजाऊँ, तबला कौन बजावे, कुछ था ही नहीं गाँव में, तब तो संगीत था ही नहीं गाँव में उस समय। तो दोनों काम शादी करता था, या तबले में ही गा लिया या फिर हारमोनियम में गा लिया। तो इस तरीके से मैंने जो है वो संगीत का अध्ययन किया। फिर जब देखा मैंने अपनी किताबों में जो मेरे पास थी कक्षा 12, 10, 11, 12 की अभी मेरे पास पढ़ी हुई है संगीत परिचय करके, इसमें
श्री हरिश्चंद्र करके श्रीवास्तव करके वो लेखक था। तो लिखने की व्याकरण ये है, 3 स्वर थे, सारे गा पता होते थे, ये होता था वो होता था, अला पला जो है वो। उसके बाद उन्होंने कहा वो 21 श्रुतियाँ होती हैं, कहते 22 श्रुतियाँ होती हैं, 21 जबकि 21 मुस्ताएँ हैं, वो 22 श्रुतियाँ होती तो 22 बट्टे 7 कर दिया, उसको 5 आदमी खा दिया। मैंने तो गधा पर कानून है, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तब मैंने वो 7 स्वरों का जो है मैंने पूरी व्याकरण ली, मैंने राग व्याकरण दिल्ली यूनिवर्सिटी ली मैंने, डॉक्टर मोहन चंद तिवारी जी हमारे, वो पूरी मुझे दी है व्याकरण का। तो 962 राग उसमें है व्याकरण के नाम पर, 706 राग उसमें कुमाऊनी भातखंडी की, और वो संग्रह है, कोई उसका क्रम नहीं है। क्रम है तो शब्द का क्रम है, और आई यू करके वो तो व्याकरण बनता है। व्याकरण तो 7 स्वरों का विस्तार होता है। तब मैंने 7 स्वरों का विस्तार किया, और 172 ठाट बनाए उन्होंने। अरे मैंने कहा 133 तो मैंने बना दिए हैं ये। और उन्होंने 2 मध्यम माने, मैंने कहा 3 मध्यम होते हैं। एक तो हारमोनियम होता है मोमो, मिश्र मध्यम, शुद्ध मध्यम नीचे और तीव्र मध्यम ऊपर, एक तो ये वायु हुआ, वो तीनों सप्तकों में होता है। मैंने कहा 2 शुद्ध मध्यम तो मान रहे हो, एक विकृत मध्यम मान रहे हो, एक बिलावल कह रहे हो। अभी आपने एक राग व्याकरण पे आपने पहला निकाला था, वही लिखा, वही कर रहा हूँ मैं। उसी का बता रहा हूँ भैया। तो मैंने कहा 3 मध्यम होती, तो मैंने 3 मध्यमों बांटा। उन 3 मध्यमों को यहाँ पे वो क्या है यार, वकील भी हैं वो, उनका टाइप सेंटर चलता है, हसन करके क्या है, यहाँ उसके टाइप का सारा मेरा वो। प्रथम पहली बार नंबर डाले, फिर एक जो है मध्यम का बनाया, फिर मिश्र मध्यम का बनाया, फिर तीव्र मध्यम बनाया, तो सारे वो मेरी व्याकरण तैयार यहाँ पर हुई। उसका एक भाग मैंने जो है नाटक अकादमी को दिया। नाटक अकादमी ने हाँ ठीक है ऐसा कोई संज्ञा नहीं लिया, क्योंकि उसी पर चल रहे थे आधार पर। फिर मैंने इसको जो है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को दिया। संस्थान ने जो है इसको फिर अनुमोदित कराया और छपाया। वहाँ से उन्होंने किताब की पूरी किताब मेरी लुप्तोदय स्वर समग्र राग व्याकरण विश्वकोश से छापा फिर। अभी एक और भी आपका एक कुछ साहित्य पे नहीं, संगीत पर आपकी एक और आ रही है। हाँ, तो उसी का जो व्याकरण था जो 962 राग और 706 राग वाला, तो वो राग इस व्याकरण में कहाँ पर है, उस क्रम में दिखाया उनको कि आप ये राग व्याकरण शुद्ध राग में ये जो दूसरी वाली जो बनी है वो राग पूर्व राग संरक्षण एवं प्रकल्पन मेरे पास जो है 1111 राग जो है वो अलग है, और से लेकर ज्यों तक। इनके पास ज्यों तक कोई राग नहीं था, हो तक ही था बस, हो गया। मैंने ज्यों तक निकाला, ज्यों के बहुत सारे राग हैं, श्री का निकाला। उसके बाद 1111 राग तो मैंने अलग बनाए। उसके बाद 2700 राग मैंने नए दिए हैं, और भी उनके नाम दिए हैं, आज कोई भी उसको अपनाए तो उनसे उसका प्रयोग कर सकता है। तो मेरी ये दूसरी किताब में करी पूर्व राग संरक्षण नव प्रकल्प। चलिए, ये तो हुई संगीत की बात। अब ये बताइए, जो इस समय लोक साहित्य की स्थिति पे आप क्या कहेंगे? जिस तरीके का लोक साहित्य रचा जा रहा है, लिखा जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि अब क्योंकि छंदबद्ध तो कोई जानते नहीं है, ये प्रगतिवादी रचना हो रही है, तुकबंदी तो है नहीं, कुछ खाली कहीं तुकबंदी कहीं नहीं हो रही। तो ये साहित्य तो ऐसा होगा कि प्रगतिवादी ऐसा हो गया, ये अनुकरण हो रहा है, मतलब उसका छंद शास्त्र ज्ञान नहीं रह गया है। इसके लिए मैं कक्षा 9, 10, 11, 12 के लिए CBSE की पुस्तक तैयार कर रहा हूँ, और ये उसमें मैंने सारा जो है दिया। तो अब जो पुरानी जो किताबें हैं उनका अध्ययन भी दिया गया है, वो क्या कह रहे हैं और हम क्या कह रहे हैं, क्या होना चाहिए, ये अब उसमें डाले। तो CBSE इसको एक्सेप्ट करिए तो वो सारी चीज़ों के लिए स्कूल में आ जाए। उसके अलावा वेद मंत्रों का 222 रागों का जो है मैं छायांकन कर रहा हूँ, सरगम निकाल रहा हूँ। अभी बाद में आपको दिखा दूँगा अपने मोबाइल में कैसे बना रखा हूँ करके, इसमें तो नहीं हो पाएगा। तो मेरा अब जो है वो सामवेद के 222 रागों का एक स्वरलिप्यांकन करके जो है पुस्तक में डाल रहा हूँ मैं CBSE में। तो 10, 20, 30 मतलब हर क्लास में डाल दूँगा, 9, 10, 11, 12, वो लगभग 200-250 खप जाएंगे उसमें, ताकि हमारी वैदिक जो शिक्षा है, संगीत है, उसको कैसे गाया जाए, स्वर सहित कैसे गाया जाए। उदार अनुदार स्वरित जो स्वर होते हैं वो 3 क्रियाएं उसकी होती हैं बोलने की। हमारे यहाँ ब्राह्मण है, वो अब जब गाएंगे गणपति गुंग हवा, कोई गुंग कहता कोई गुंग कहता, वो नहीं, शास्त्र कहता ऐसा नहीं होता है, वो तो अनुसार का चिन्ह है। तो पूरा आपने ऐसा लगाया हर में कर दिया, ऐसा लगा हुआ रहता है, मतलब ऐसा करके ये तो दिखाते भी हैं ऊपर के लोग, ऐसा करते हैं, कभी ऐसा करते हैं, तो अनुसार का चिन्ह है। अगर वो आगे हो होगा तो ऐसा गुंग होगा, और वो यदि 100 है तो फिर वो ऐसी जगह होगा, तो वो व्याकरण का है, ये व्याकरणी है कि आगे पर क्या है करके। और आपने इसको जो है इसमें अपने वो डाल के इसमें श्रीवृद्धि की है, श्रीवृद्धि की है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो लोक साहित्य हमारा या लोक साहित्य के अलावा भी जो लोक की विधाएं हैं, इनका ह्रास हो रहा है बहुत तेजी से, आप देख रहे हैं, क्योंकि आप संस्कृति से, साहित्य से जुड़े हुए हैं। तो जिस तरीके का ह्रास अभी देखा जा रहा है, चाहे वो
लोक साहित्य में हो, लोक संगीत में हो, या लोक की अलग अलग विधाओं में हम देख रहे हैं कि कई तो विलुप्त हो रही हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे, किस तरीके का आप मार्गदर्शन? इसीलिए मैंने रामायण को जो है छंदबद्ध करने का मैंने प्रयास किया कि हमारी जो कुमाऊनी भाषा है उसका एक तो संतुलन बने। बिल्कुल बिल्कुल। एक मैंने उसमें रखा कि कौन कहाँ भाषा से वहाँ बोलते हैं, आपके पिछवाड़ा में कुछ बोली जाती है तो उनका भी अंतर रखा है। बागेश्वर में कुछ बोला जाता है तो मैंने उसका भी अंतर रखा है, और शर्ट में बोला जाता है उसका भी कुछ अंतर रखा हुआ है, द्वाराहाट अल्मोड़ा बोला जाता है तो उसका भी कुछ अंतर रखा है। इसलिए मैंने इस भाषा का जो है सब जगह। देखिए ये तो एक स्तुत्य कार्य है कि आपने कुमाऊनी में, क्योंकि अवधी में और अन्य लोक भाषाओं में, लोक बोलियों में तो हमने देखा है कि रामायण का रचन हुआ है, रचना की है लोगों ने, लेकिन पहली बार ये हुआ है कि आपने कुमाऊनी में एक रामायण को, वो भी 520 या 30 पृष्ठों की आपने ये रामायण निकाली है। ये अपने आप में एक स्तुत्य कार्य है। तो इसके अलावा मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आप कह रहे हैं कि अवधी में भी आपकी कोई रचना है? हाँ, बहुत। हाँ, अवधि मेरा जो है अभी वो मैंने उर्मिला लक्ष्मण संवाद अवधि में डाला है मैंने, वो उसमें नहीं है, तुलसी के रामायण में नहीं है, मैंने इस रामायण में डाला उसको। लक्ष्मण जब लक्ष्मण गए तो सीधे चले गए, उर्मिला से कहे का मिलन का संवाद नहीं है उसमें, मैंने वो गए नहीं जब हाँ वो मैंने डाला उसमें। वो अवधि में डाला है और कुमाऊनी भी डाला है, दोनों चीज डाल के मैंने वो। तो उर्मिला लक्ष्मण संवाद का मेरा अवधि में भी है। अवधि मेरी और रचनाएं भी कई हैं, जैसे नेजना नारसिंगी है, चालीसा है, मंडला चालीसा है, उपता देवी है आपकी रामगढ़ वाली, गर्जा देवी बनसती करके है। ये मैंने कुछ छोटी छोटी चीज़ें किताबें निकाली मेरी अवधि में। मैं चाहूँ तो अवधि में आज भी लिख सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अवधि तो मेरी प्रिय भाषा है बिल्कुल। देखिए आज साहित्य में काफ़ी कुछ लिखा जा रहा है, बहुत सारे लोग दोहा छंद लिखते हैं, लेकिन उनको इसका ज्ञान नहीं होता है कि किस में कितनी मात्राएं होती हैं, किस में कितनी, तो इसका भी एक भान होना, इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है ना। तो ये नहीं जानते हैं लोग साहित्य में, अगर हम बात करें। दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि संगीत की, फिर मैं लौटता हूँ संगीत की ओर। तो संगीत में जो युवा पीढ़ी आजकल शास्त्रीय संगीत की ओर नहीं बढ़ रही है और एक शॉर्टकट अपना रही है, युवा पीढ़ी आजकल शॉर्टकट से संगीत की ओर को जाना चाहती है। हालांकि क्या आप मानते नहीं है कि जैसे कंठ अगर आप मीठा भी हो तो, लेकिन उसके बावजूद वो जो सांगीतिक मिठास है वो नहीं है उसमें। तो इसके लिए क्या आप मैसेज देंगे, क्या संदेश आप युवाओं को देंगे जो संगीत सीखना चाहते हैं? मैंने मातिक, क्योंकि आप संगीत के मर्मज्ञ हैं, इसलिए मैं आपसे मैंने मातिक छंदों का भी वर्णन दिया है कि छंद ऐसे बनाए जाते हैं, आप ऐसा करिए ऐसा करिए, ये भी दे रखा है। और जैसे दोहा का है, प्रथम कला तेरह धरो पुनि गे रह गनि देव, पुनि तेरह गे रह गनु दोहा लक्षण एव। आप ऐसे लिखें तो मात्राएं तेरह हो जाएंगी। तो हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आपने संगीत की, क्योंकि आपने तो बहुत काम किया है, मैं समझता हूँ आपने जड़ी बूटियों पर भी बहुत पहले काम किया था, और संगीत में भी आपका काम है, साहित्य में भी आपका काम है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे साहित्य अनुरागी दर्शक और संगीत से जुड़े जो प्रेमी हैं हमारे, वो भी जानना चाहते हैं कि आपने संगीत की शिक्षा कहाँ से ली, जो आपने मतलब विशारद किया और अन्य शिक्षा जो ली प्रभाकर। तो मैंने जो है वो असल में किताब तो मैंने पहले घर में ही पढ़ी, 9, 10, 11, 12 की जी। मैंने क्या करना परीक्षा दे करके जी ना जी, ये नहीं था जी। अब जब मैंने मेरा व्याकरण तैयार हो गया तो मैं कह रहा प्रभाकर करना पड़ता है तो मुझे। अब प्रभाकर करूँ तो उनके आधार पर ही, अगर मैं उनका विरोध करूँ तो मुझे पास ही नहीं करेंगे, तो उनको कुछ तो करना पड़ा। फिर मैंने इसको लिख दिया, नोट लगा जहाँ ये चीज़ें उचित नहीं है वास्तव में करके। वो थर्ड क्लास पास किया उन्होंने मुझे, अच्छा, जबकि मुझे फर्स्ट क्लास होना चाहिए था, क्योंकि वो करते क्यों तो उनकी अपनी इज्जत खराब होती। तो इसे नंबर का मैं प्रभाकर हूँ, अच्छा, यहाँ तो अपनी बात साफ कहूँगा मैं। तो ये बताइए, आपने जो एक प्रभाकर किया तो ये किस उम्र के पड़ाव में, किस उम्र के किस पड़ाव में जाते? कोई 8-10 साल पहले की बात है, की बात नहीं है। 8-10 साल पहले, यानी कि आपने 70 साल की उम्र में संगीत में प्रभाकर किया। उलट करणी यह माया, सुलट उलट करणी यह माया, शैलज मूरख समझ न पाया, शैलज मूरख समझ न पाया। अब गुण में यह गुण दिखलावती, अब गुण में यह गुण दिखलावती, गुण नहीं अगुण दिखाए अदाया, गुण नहीं अगुण दिखाए अदाया। ऐसी निर्दय भी है वो माया, गुण में अगुण दिखा देगी और अगुण में गुण दिखा देगी। ऐसी विकट छली यह छलिया, ऐसी विकट छली बन छलिया, जिन जैसे अपनाई माया, जिन जैसे
जिन जैसे अपना ही माया। संदेश है इसमें, मतलब मैं जो गीत दे रहा हूँ तो संदेश दे रहा हूँ। अब यहाँ वही है साहब, तो किताबो उड़ी आ जाओ इथे। अब क्या संदेश आ रहा है उसमें? नहीं, जो रचनाएं जितनी मेरी होंगी इसमें संदेश होगा, एक शिक्षा होगी उसके अंदर। मैंने वो चाकुरी भाकुरी नहीं लिखा, मतलब जो वही जो आजकल बिल्कुल ही मतलब एक परमात्मा तत्व की ओर, जीवन तत्व की ओर, कर्म बोध की ओर आदमी जाए, ये मेरा प्रयास रहा है। बहुत अच्छा, ये मेरा जीवन तपस्या मेरी यही है। और मैं और जब तक कुछ नहीं, मैं उसी को समर्पित है। संगीत ही मेरा समर्पण है। संगीत ही मेरा जो है वो जीवन का अंतिम लक्ष्य है। मेरी सांस तक मैं प्रार्थना मेरी है कि जब मेरी सांस चले, जब तक मेरी आंखें चले, हाथ चले, कलम चले, तब तक मैं तेरा ही गुणगान लिखूंगी। ये मेरा एक सत्य संकल्प है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि डॉक्टर विशंबर बिशन दत्त जोशी शैलज, ये एक ऐसा नाम है जो अभी साहित्य आलोक में नहीं है, और ये कहना चाहिए कि एक मौन साधना कर रहे हैं साहित्य के क्षेत्र में, और इनको वो पहचान नहीं मिली जो इनको पहचान मिलनी चाहिए थी साहित्य के क्षेत्र में। आप जालेली के पास बजीना गांव से हैं और आपने वो काम कर दिखाया है। मैं समझता हूँ कि जो कुमाऊनी में बहुत सारे लोग साहित्यकार लिख रहे हैं वो भी ये काम नहीं कर पाए हैं। यानी कि आपने कुमाऊनी में 530 पेज की अभी रामायण लिखी है, जिसका अभी आने वाली 9 अप्रैल को रानीखेत में ही विमोचन होने जा रहा है, जिसमें हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं और धन्यवाद करते हैं डॉक्टर जोशी जी का कि उन्होंने आज हमें हेलो कुमाऊँ की टीम को अपना समय दिया, अपना कीमती वक्त दिया। इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि इसी तरीके से जैसे आज हमारे बीच में साहित्य के ये ज्वाजल्यमान नक्षत्र हमारे बीच में हैं, ऐसे ही प्रतिभाओं को, जो साहित्य की प्रतिभाएं हैं, साहित्य के क्षेत्र में काम कर रही हैं, इनको हम आपके बीच में पुनः लाते रहेंगे, बार बार लाते रहेंगे। अगले कलमकार के एपिसोड में एक नए चेहरे से, एक नई शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए हेलो कुमाऊँ की टीम की ओर से आप सबको हमारा नमस्कार।